तो पिछले पार्ट के एंड में हमने देखा कि जेजे के बॉडीगार्ड ने जिना को किडनैप कर लिया था दोस्तों, और जिना की कार को एंड्रयू ने देख लिया था और जिना को बेहोश देखकर वो उसका पीछा करने लगा था। तो इस पार्ट में दिखाते हैं कि एक तरफ तो एंड्रयू जिना की गाड़ी का पीछा कर रहा है और दूसरी ओर जेजे खूब पी रहा होता है दोस्तों। तभी पैनी दरवाजा खोलती है कि अचानक जेजे को बॉडीगार्ड का कॉल आता है जो बताता है कि मैंने जिना को किडनैप कर लिया है, काम हो गया आपका। जेजे कहता है कि अगर जिना को किडनैप कर ही लिया है तो इसको एक काम करो, खत्म कर डालो, ना रहेगा बांस ना बचेगी बांसुरी। उस बड़े ब्रिज के ऊपर से उसको ऐसे फेंको जैसे कि उसने खुदकुशी की हो। वैसे भी वहाँ पर कई लोग खुदकुशी करते ही हैं तो किसी को शक भी नहीं होगा। तब जाकर उस एंड्रयू को पता चलेगा कि मुझसे दुश्मनी मोल लेने का अंजाम क्या होता है। ये सुनकर पैनी तो दोस्तों घबरा जाती है और तुरंत वहाँ से निकलकर मोजो को कॉल करके बता देती है। मोजो ली से कहता है तो ली तो चौंक जाता है कि ऐसा भी है। वो दोस्तों किसी भी तरह जिना को बचाना चाहता है और वो उस ब्रिज की ओर निकल जाते हैं। यहाँ एंड्रयू जिना की कार को चेस कर रहा होता है लेकिन एक ट्रक बीच में आ जाता है और इस तरह एंड्रयू उस कार को मिस कर देता है। लेकिन वो हार नहीं मानता, ट्रक के जाने के बाद भी उसी दिशा में आगे बढ़ता रहता है और इस ब्रिज के पास आखिरकार पहुंच जाता है। और अब दोस्तों ये बॉडीगार्ड कार को रोककर जिना का बैग निकाल लेता है, फिर जिना को उठाकर झट से नीचे पानी में धकेल देता है। इतने में एंड्रयू भी पहुंचता है लेकिन ये देखकर चौंक जाता है कि ये तो अनर्थ हो गया। बॉडीगार्ड एक पल भी नहीं रुकता और वहां से चला जाता है दोस्तों। एंड्रयू जरा भी नहीं सोचता और जिना को बचाने सीधे पानी में कूद पड़ता है। जिना डूब चुकी थी लेकिन एंड्रयू उसे उठाकर किसी तरह किनारे पर लेकर आ जाता है। इतने में ली और मोजो भी ब्रिज पर आ जाते हैं। नीचे एंड्रयू जिना के पेट और लंग्स को दबा दबा कर पानी निकालता है और उसको ऑक्सीजन देता है। वो बहुत घबराया हुआ होता है कि पता नहीं क्या होगा और रोता भी है। कहता है प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, उठ जाओ ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आखिरकार जिना आंखें खोलती है और तब जाकर एंड्रयू की जान में जान आती है दोस्तों। वो रोता हुआ उसको सीने से लगा लेता है। ली भी ये सारी चीजें देखता है और मोजो से कहता है पास में हमारा कॉटेज तो है, उन दोनों को वहाँ पर लेकर आ जाओ। मोजो भी वैसा करता है दोस्तों। अब आगे दिखाते हैं तो ली के कॉटेज में सभी बैठे होते हैं। वो सभी जेजे को लेकर आक्रोश में होते हैं कि हमें यकीन नहीं होता कि वो इतना खतरनाक कदम उठाएगा और जिना की जान लेने पे उतर आएगा। तब जिना कहती है कि जेजे सोच रहा होगा कि मैं मर चुकी हूँ, इसलिए दुनिया को भी यही लगना चाहिए कि मैं मर चुकी हूँ। इलेक्शन तक मैं कहीं छुप कर रह लूंगी और इलेक्शन के वक्त मैं बाहर निकलकर जेजे की ऐसी पोल खोलूंगी कि दुनिया के सामने खड़ा नहीं हो पाएगा वो। ली कहता है कि हाँ तुम ठीक कहती हो, तुम एक काम करो, चाइना चली जाना, वहाँ मेरे दोस्त हैं जो तुम्हारा ख्याल रखेंगे। लेकिन दोस्तों जिना उसके मुंह पे कह देती है मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। और ये सुनकर मोजो को एक बात तो याद आ जाती है कि उसने जिना से एक बार कहा था कि तुम एक बॉम्ब की तरह हो, ली तुम्हारे जितने करीब आएगा उसकी जान को समझो उतना ही खतरा होगा, इसलिए तुम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना कि वो कभी तुम्हारे करीब ना पाए। और यही बात ध्यान में रखते हुए दोस्तों जिना मना कर रही है कि मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, खासकर ली की। और प्रेजेंट में मोजो समझ जाता है कि जिना ने मोजो की उस बात को ध्यान में रखते हुए ऐसा कहा है और ली की मदद लेने से इनकार कर दिया। पर तभी एंड्रयू कहता है कि नहीं, मुझे ली का सुझाव बढ़िया लगता है, अगर तुम यहाँ पर रही तो जेजे तुमको कैसे भी ढूंढ निकालेगा और न जाने तुम्हारे साथ फिर क्या करेगा, इसलिए तुम्हारा चाइना जाना ही बेहतर होगा। जिना को दोस्तों यहाँ पर मानना ही पड़ता है और यहाँ उस बॉडीगार्ड को दिखाते हैं जो जेजे को जिना का बैग ला कर देता है, जिसके अंदर जेजे के खतरनाक कारनामों का वो कच्चा चिट्ठा होता है जो एंड्रयू ने जिना को दिया था। बॉडीगार्ड पूछता है कि अब आप एंड्रयू का क्या करने वाले हैं। जेजे कहता है एंड्रयू कुछ ज्यादा ही हद पार कर रहा है, मैं तो अभी उसकी जान लेना चाहता हूँ लेकिन ये इलेक्शन का टाइम है इसलिए थोड़ा इसको रोक देता हूँ। एक बार मेयर बन गया तो फिर मैं उस एंड्रयू को क्या उसकी फैमिली को ही खत्म कर दूंगा, तुम देख लेना। दूसरी ओर दोस्तों जिना सो रही होती है। तब एंड्रयू अंदर आता है और उसके बेड के पास एक नोट रखता है जिसमें लिखा है कि तुम चाइना चली जाओगी तो तुम्हें बहुत मिस करूंगा मैं, पर तुम्हारी सेफ्टी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहकर वो जाने लग जाता है लेकिन इतने में जिना जाग जाती है दोस्तों। वो कहती है पता नहीं मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूँ, अगर तुम ना होते ना तो मैं इस वक्त तो जिंदा भी नहीं होती, तुम्हारी ये मदद मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती, सच बताओ तो। एंड्रयू कहता है कि अरे शुक्रिया की क्या बात है, एक बात को तो तुम समझ लो कि तुम्हारे बिना ना मैं कुछ भी नहीं हूँ। एंड मुझे नहीं पता कि तुम ये बात जानती हो या नहीं लेकिन यही सच है, मैं तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकता। लेकिन फिलहाल तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो, अभी आराम करो बस, तुम्हें चाइना के लिए भी तो निकलना है। ये कहकर दोस्तों वो चला जाता है। दूसरी ओर हॉस्पिटल में चेयरमैन को दिखाते हैं जो हॉस्पिटल का खाना बड़े चाव से खा रहा होता है। वो पीए से कहता है कि तुम्हारे हाथ का बना बेस्वाद खाना खा खाकर मेरी जीभ मर गई थी, इसलिए मुझे दूसरों का बनाया हर खाना टेस्टी लगता है। इस तरह दोस्तों पीए को चिढ़ाते हुए वो मजे से खा रहा होता है। इतने में दोस्तों चेयरमैन की मेडिसिन का टेस्ट रिपोर्ट आ जाता है और सब जानने के लिए बड़े उत्सुक होते हैं कि टेस्ट रिपोर्ट में है क्या। डॉक्टर बताते हैं कि ये मेरा दिया हुआ मेडिसिन है ही नहीं, क्योंकि मेरी दवा तो इनका बीपी कम करने के लिए थी, लेकिन ये तो जो खा रहे थे ये महज एक सप्लीमेंट है जिससे इन्हें कोई खास फायदा नहीं हो रहा, लगता है किसी ने आपके मेडिसिन बदल दिए थे। बस दोस्तों ये सुनकर चेयरमैन, पीए और एंड्रयू सभी चौंक जाते हैं कि कौन है वो गद्दार। एंड्रयू कहता है कि पापा ऐसा कौन कर सकता है,
कहीं घर पर तो कोई इसको चेंज नहीं कर रहा। दोस्तों ये सुनकर चेयरमैन समझ जाता है कि ये सब उसकी वाइफ का ही किया कराया है। वो बहुत ही गुस्से में इमोशनल होकर कहता है कि वो इतनी गिर जाएगी और मेरी जान लेने पे उतर आएगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने उस पर कितना विश्वास किया था, मैंने सोचा भी नहीं था कि वो इतनी घिनौनी चाल चलेगी कभी। एंड्रयू कहता है कि पापा आप फिक्र मत कीजिए, इस मामले को मैं संभाल लूंगा। लेकिन चेयरमैन कहता है कि बेटा तुम इसमें मत पड़ो, तुम ऑफिस का काम देखो बस, और शेयर होल्डर्स मीटिंग भी तो होने वाली है, उसकी तुम तैयारी करो। मेरी वाइफ को मैं खुद संभालूंगा, देखता हूँ जरा उसको। दूसरी ओर चेयरमैन की वाइफ ने सिंडी के लिए एक ब्लाइंड डेट अरेंज की थी। डेट पे जाने के लिए वो सिंडी को नए ड्रेसेस दिखा रही होती है। तब नाथन आकर कहता है कि मम्मी पापा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आ भी गए हैं। उसकी माँ चौंक जाती है दोस्तों कि इतनी जल्दी कैसे आ गए। सिंडी तो जानती भी नहीं थी कि पापा हॉस्पिटल में थे, बताओ। एंड वो भी चौंक कर पूछती है कि मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं कि पापा की तबीयत खराब थी। सभी चेयरमैन को देखने जाते हैं दोस्तों। सिर्फ सिंडी को पापा की बहुत फिक्र होती है और पूछती है पापा आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप इतने बीमार थे। चेयरमैन की वाइफ और नाथन वो चुपचाप खड़े रहते हैं दोस्तों। चेयरमैन की वाइफ पीए से पूछती है कि डॉक्टर ने क्या कहा फिर। ये कहता है डॉक्टर ने पुराने मेडिसिन चेंज करने को कह दिया है, क्योंकि उनसे चेयरमैन की सेहत को कुछ ज्यादा फायदा नहीं हो रहा था। अब उन्होंने नए मेडिसिन दिए, देखते हैं क्या होता है। अब दोस्तों चेयरमैन की वाइफ सोच में पड़ जाती है कि अब इन मेडिसिन को मैं कैसे बदलूं। पर चेयरमैन सिंडी को अपने कमरे में बुलाता है और अकेले में उससे कहता है कि आने वाले शेयर होल्डर्स मीटिंग में तुम्हें मुझे सपोर्ट करना होगा, ना कि अपनी माँ को। तुम मेरी लाडली हो और तुमसे बेहतर मुझे कोई नहीं समझ सकता। मैं सच बताऊं तो तुम्हें खोना भी नहीं चाहता बेटी। सिंडी कहती कि पापा मुझे भी आपको ही सपोर्ट करने का मन करता है, लेकिन आप एंड्रयू को अपने बिजनेस का वारिस बनाना चाहते हैं, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। चेयरमैन कहता है कि तुम्हारे भाई को कंपनी चलाना तो आता नहीं, इसलिए मेरी बात को समझो। एंड्रयू ही इस कंपनी को आगे बढ़ा सकता है, और तुमने अगर मेरा साथ नहीं दिया ना तो फिर मुझे भूल जाना होगा कि मेरी कोई बेटी भी है। बड़े इमोशनल होकर कहता है दोस्तों। अब ये सुनकर सिंडी दुविधा में पड़ जाती है कि क्या करो। अब सिंडी के जाने के बाद चेयरमैन मेडिसिन शेल्फ के पास एक पैन कैमरा छुपा कर रखता है, ताकि ये पता चल सके कि उसके मेडिसिन को कौन चेंज करता है। वैसे उसे शक तो अपनी वाइफ पर है, लेकिन फिर भी कंफर्म करने के लिए। दूसरी ओर डोडो ग्रुप होटल के बाथरूम में एक आदमी को दिखाते हैं, जो शायद वो ब्लाइंड डेट है जिसे चेयरमैन की वाइफ ने सिंडी के लिए सेट किया हुआ है दोस्तों। एंड अब ली भी बाथरूम में होता है। वो आदमी फोन पर किसी को बता रहा होता है कि डोडो ग्रुप के चेयरमैन की वाइफ ने अपनी बेटी का डेट मेरे साथ फिक्स किया है। बहुत अमीर लोग हैं वो, लेकिन मैंने सुना है कि वो लड़की पागल है जरा। हाँ, पर तुम फिक्र मत करो मेरी जान, प्यार तो सिर्फ मैं तुमसे करता हूँ। हम उस लड़की को अपने बिजनेस के लिए यूज करेंगे, और जब काम बन जाएगा तो फिर उसको भगा देंगे, क्या दिक्कत है। दोस्तों ली ये सारी बातें सुन लेता है। यहाँ से दिखाते हैं चेयरमैन की वाइफ को। वो सिंडी को लेकर होटल आती है और वहाँ उस ब्लाइंड डेट से सिंडी को मिलवा देती है। असल में ये किसी कंपनी के चेयरमैन का बेटा है दोस्तों। उसको देखकर सिंडी सोच लेती है कि देखने में तो हाँ बड़ा स्मार्ट है। इंट्रो देखकर चेयरमैन की वाइफ चली जाती है और सिंडी अपने डेट के साथ वहाँ पर फिर बातें करने लगती है। इतने में वहाँ पर ली भी आ जाता है दोस्तों, जिसको देखकर सिंडी ठान लेती है कि नहीं नहीं नहीं, इसके सामने तो मुझे और चमकना चाहिए। एंड वो अपने डेट का हाथ पकड़कर ली के सामने से निकलकर किसी रेस्टोरेंट में खाने जाती है। मोजो ली को बताता है कि ये कोई और नहीं, हमारी कई कंपनीज में से एक कंपनी का इन्वेस्टर है। ली भी हंसकर कहता है कि मुझे बड़ी भूख लगी है, वो लोग जिस रेस्टोरेंट में जाते हैं मुझे भी वहीं पर जाना है। एंड मोजो कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ली के दिमाग में चल क्या रहा है। खैर वो ली को उसी रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। यहाँ रेस्टोरेंट में सिंडी अपने डेट के साथ बैठकर बड़े मजे से बात कर रही होती है। तब डेट की गर्लफ्रेंड कॉल करती है। अब सिंडी सामने बैठी है तो वो कॉल उठाने में संकोच करता है, लेकिन वो बार बार कॉल करती है तो उसको उठाना ही पड़ता है। वो उठा ही लेता है और कोरियन में नहीं स्पेनिश में बात करने लगता है, ताकि सिंडी को समझ में ना आए। वो कहता है कि मैं तो जिंदगी में सिर्फ एक ही लड़की से प्यार करूंगा, और वो लड़की तुम हो डार्लिंग। दोस्तों ये बातें वो फोन पर कह रहा होता है, ठीक है। और ये लड़की जो मेरे सामने है, ये तो मेरे लिए सिर्फ यूज एंड थ्रो की तरह है। बिजनेस का काम बन जाएगा तो उसको फेंक दूंगा साइड पर। अगर ये अमीर नहीं होती ना तो मैं इसको देखता तक नहीं। खैर वो पागल मेरे सामने बैठी है, तुम कॉल काट दो, मैं बाद में बात करूंगा। ये कहकर वो कॉल काट देता है दोस्तों। अब सिंडी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो कहती है कल मुँह है, मैं 5 साल स्पेन में रही हूँ, समझे। मेरे सामने मेरे लिए ऐसी बातें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई। इस पर वो कहता है कि अब तुम्हें पता चल ही गया है तो एक और बात कह देना चाहता हूँ। वैसे तुम जैसी पागल और बेवकूफ लड़की को ना मुझ जैसा ही कोई मिलेगा। तुम दूसरों के साथ कैसे बिहेव करती हो ये तो मैं भी जानता हूँ, समझी। इसलिए ज्यादा चिल्लाओ मत। तुम्हारे लिए मैं इतनी दूर से आया, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैंने तुम्हें रिजेक्ट नहीं किया। सिंडी गुस्से में उसको चाटा मार जाती है दोस्तों, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेता है। एंड तब मोजो और ली वहाँ पर आ जाते हैं। मोजो कहता है तुम क्विंसविंग कंपनी के चेयरमैन के बेटे हो ना, तुम जानते हो ये कौन है। ये है मिस्टर के, उन बड़ी कंपनीज के मालिक जिनकी एक कंपनी में तुमने इन्वेस्ट किया है। एंड इस पर वो घबरा कर उठ जाता है और कहता है नाइस टू मीट यू सर। अब ली सिंडी से कहता है कि अच्छा क्या तुमने ऐसे आदमी के लिए मुझे रिजेक्ट किया था। ये सुनकर तो वो आदमी और सिंडी दोनों चौंक जाते हैं। ली उस आदमी से कहता है कि कोई सिंडी को इस तरह इंसल्ट करे ये मुझे कतई पसंद नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी कंपनी के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर देता हूँ। और यहाँ से वो सिंडी का हाथ पकड़कर दोस्तों चला जाता है। वो कहता है देखो कोई तुम्हारी बेइज्जती करे ये मैं कभी सह नहीं सकता, आखिर तुम मेरी बिजनेस पार्टनर जो हो। सिंडी पूछती है मैं तुम्हारी बिजनेस पार्टनर
पार्टनर कब बन गई? ली कहता है कि डोडो ग्रुप को लेकर तुम्हारे परिवार के अंदर जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उन्हें सुलझाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा और मेरे बिजनेस में तुम भी बहुत मदद करने वाली हो मेरी। तो अब बताओ, तुम हुई ना मेरी बिजनेस पार्टनर। ऊपर से अंदर उस गधे ने तुम्हारी जो इंसल्ट की थी उसका बदला लेने के लिए मैंने उसको इस तरह इंसल्ट कर दिया। बताओ अब हुआ ना हिसाब बराबर, ठीक है ना? कम से कम आगे से जरा सोच समझ कर फैसला लिया करो और जरा मैच्योर होने की कोशिश करो। दोस्तों ये कहकर वो चला जाता है और सिंडी की खुशी का ठिकाना नहीं होता कि ली उसकी इतनी चिंता करता है। दूसरी ओर जेजे को दिखाते हैं जो गली गली जाकर भीख मांग रहा होता है, मतलब वोट मांग रहा होता है। एंड्रयू उससे मिलने आता है तो वो अकेले में जाकर बातें करते हैं। एंड्रयू पूछता है कि जिना कुछ दिनों से गायब है। जेजे कहता है कि पर बेटा ये तुम मुझे क्यों बता रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैंने उसको मार डाला? मार डाला? मैंने ये कब कहा कि वो मर गई है? मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि वो लापता है। वैसे आपने कहा था कि अगर मैंने जिना का साथ नहीं छोड़ा तो आप उसकी जान ले लेंगे, इसलिए आपसे पूछने आया हूँ कि आपने उसके साथ किया क्या है। जेजे कहता है अरे मैं इलेक्शन कैंपेन में इतना बिजी हूँ कि सांस लेने की फुर्सत नहीं है, ऐसे में मैं क्या जानूं कि जिना कहाँ पर है? होगी अपने किसी फ्रेंड के घर पर। एंड्रयू कहता है अच्छी बात है, जब तक आप जिना के मामले में दखल नहीं देंगे तब तक हम दोनों पार्टनर्स होंगे। मैं बिजनेस में आपको ही सपोर्ट करता रहूंगा। जेजे कहता है कि हाँ बेटा, मैं ये इलेक्शन जरूर जीतूंगा और फिर तुम्हारा भी तो फायदा होगा। कहकर वो चला जाता है दोस्तों, लेकिन एंड्रयू तो समझ जाता है कि जरूर इसी ने जिना के कत्ल करवाने की कोशिश की होगी। दूसरी ओर चेयरमैन मास्क पहनकर बाहर निकलता है तो उसकी वाइफ पूछती है कि अरे इस धूप में तुम्हें जुकाम कैसे हो गया? वैसे तुम इस वक्त टहलने क्यों निकले हो? कब वापस आओगे? चेयरमैन कहता है बस थोड़ी देर में आऊंगा, और ये कहकर वो पिए के साथ बाहर निकल जाता है। पर दोस्तों वहाँ जाकर वो अपना जैकेट मास्क सब उतार कर कहता है हे भगवान कितनी धूप है, अब तक तो उसने मेरे मेडिसिन चेंज कर दिया होंगे, है ना? वहाँ चेयरमैन की वाइफ नहीं जानती कि मेडिसिन के पास पेन कैमरा रखा हुआ है और वो आराम से दोस्तों मेडिसिन को फिर से चेंज कर देती है। जब चेयरमैन और पीए घर लौटते हैं तो वो तुरंत उस पेन कैमरे का फुटेज चेक करते हैं और इस तरह चेयरमैन की वाइफ की पोल खुल जाती है। फुटेज में साफ दिखता है कि वो मेडिसिन चेंज कर रही थी। चेयरमैन कहता है कि अगर मैंने इस पर केस कर दिया तो ये कत्ल का केस बनेगा। मैं ये रिकॉर्डिंग शेयर होल्डर्स मीटिंग में प्ले करूंगा और अपनी वाइफ को चेयरमैन की पदवी से हटा दूंगा। लेकिन दोस्तों यहाँ फिर भी वो अपनी वाइफ को एक और चांस देने का फैसला करता है और उससे बात करना चाहता है। वो कहता है कि देखो अभी भी वक्त है, तुम चेयरमैन की पदवी से हट जाओ और घर पर रहो आराम से, मुझे खुद चेयरमैन की कुर्सी संभालने दो तुम। और वो चिल्ला देती है कि तुम मर्द औरतों को समझते कहाँ हो? मैं घर पर क्यों बैठू है? तुम बैठो घर पर, मैं चेयरमैन की पदवी तुम्हें दूंगी ही नहीं। कहकर वो गुस्से में चले जाती है दोस्तों। एंड अब चेयरमैन को भी गुस्सा आ जाता है भाई कि ये ऐसे तो मानेगी नहीं, मुझे उस फुटेज की मदद लेनी ही पड़ेगी। दूसरी ओर जिना चाइना जा चुकी थी और ग्रे उसके साथ होता है दोस्तों। वहाँ वो जेजे के खिलाफ सारे एविडेंस तैयार करने लग जाती है। एंड्रयू और जॉन अब एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। जॉन पूछता है कि तुम्हें जिना इतनी अच्छी क्यों लगती है, मतलब उसमें तुम्हें ऐसा क्या खास नजर आया जो तुम उसके इतने दीवाने हो गए हो? एंड्रयू उसको शुरू से बताने लग जाता है कि वो पहली बार जिना से कैसे और कहां पर मिला था, फिर हॉस्पिटल में केन्या की बेटी का उसने कितना ख्याल रखा था, और कोर्ट में तो उसने केन्या और उसकी बेटी के लिए नहीं बल्कि सारे कैंसर पेशेंट्स के लिए जो आवाज उठाई वो काफी इम्प्रेसिव थी। डोडो ग्रुप जैसी बड़ी कंपनी के खिलाफ गवाही देने की उसने जो हिम्मत दिखाई, वो दोस्तों और भी बहुत सारी बातें बताता है जिसकी वजह से जिना को वो इतना चाहने लगा था। चलिए अब आ गया है इलेक्शन का दिन और दिखाते हैं सब कुछ रेडी है। और आज जिना चाइना से कोरिया लौट चुकी है। जेजे और किमी अपने वोट देकर टीवी पर इंटरव्यू दे रहे होते हैं। दूसरी ओर ली और जिना मिलकर जेजे के खिलाफ कलेक्ट किए हुए सारे एविडेंसेस को चेक कर रहे होते हैं, जिसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, इलीगल फंड्स का एविडेंस और रिसेंटली उसने जो जिना का कत्ल करवाने की साजिश की थी उसी सिलसिले में जो एविडेंस था वो सब इकट्ठा कर ले जाते हैं। लेकिन ये सारे एविडेंस वो उस दिन पब्लिक को दिखाएंगे जिस दिन रिजल्ट्स अनाउंस होने के बाद जेजे अपनी पदवी की शपथ लेगा। तब जाकर जेजे पर ऐसा जबरदस्त धब्बा लगेगा कि वो फिर कभी उठ नहीं पाएगा। एंड इस तरह की पक्की प्लानिंग करके दोस्तों वो उस प्रोग्राम की वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी शुरू कर देते हैं। यही नहीं, उस ऑडियो रिकॉर्डिंग्स को पुलिस को देकर उस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से भी पूछताछ शुरू कर दी जाती है। वो कैंडिडेट कबूल कर लेता है कि मैंने पैसे लेकर जेजे को सपोर्ट किया। देख रहे हैं दोस्तों कैसे फंस रहे हैं जेजे। अगले दिन दिखाते हैं कि सब इलेक्शन रिजल्ट्स का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। जेजे तो 100% कॉन्फिडेंट होता है कि वही जीतेगा, इसलिए वो बड़ा खुश रहता है। एंड किमी उसको खुशी से गले लगा लेती है। पैनी के सामने उसको गले लगाकर जेजे को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि वो समझ रहा था कि पैनी उसको चाह रही है, इसलिए वो किमी से कहता है मुझे देर हो रही है, अब तो जाना पड़ेगा। कहकर वो निकल जाता है। तो अगले सीन में दिखाते हैं कि रिजल्ट अनाउंस हो चुका है और जेजे को लगभग 47% वोट्स मिले हैं और एक बड़े मार्जिन से वो ये मेयर इलेक्शन जीत भी चुका है। जेजे की खुशी का ठिकाना नहीं होता दोस्तों। ये सारी चीजें टीवी पर देखकर जिना की टीम सोचती है कि बेटा जितना जश्न मनाना है आज मना ले, कल पदवी की शपथ लोगे तो तुम्हारा भांडा ऐसा फूटेगा कि तुमने कभी सोचा नहीं होगा। जेजे के घर पर दोस्तों सभी सेलिब्रेट करते हैं। जेजे अब नेल से कहता है कि पापा जी आप तो कह रहे थे कि मैं नहीं जीत पाऊंगा, अब देखो मैं अपनी काबिलियत के बल पर कैसी शानदार जीत हासिल कर चुका हूँ। ये कहकर वो आराम करने चला जाता है। अब दोस्तों पैनी भी वाइन बोतल को लेकर उसके पीछे पीछे जाती है और कमरे में जाकर कहती है मेरा कितना मन कर रहा था कि आपको अकेले में बधाई दूं, पर सबके सामने मैं कुछ कर नहीं पाई। मैं एक बार बस आपको गले लगाना चाहती हूँ।
जेजे घबरा कर कहता है, अरे ये क्या कर रही हो, सब बाहर ही तो बैठे, किसी ने देख लिया तो। बहनी कहती, बस 1 सेकंड तो लगेगा, और बाहर तो सब पी रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कोई नहीं आएगा। ये कहकर वो जेजे के सीने से लग जाती है दोस्तों, और वो भी पैनी पर हाथ रखता है। लेकिन इतने में नेल वहाँ पर आ जाता है, और ये दृश्य देखकर एकदम से शॉक, और तुरंत बाहर। वो जेरार्ड से कहता है कि इस आदमी ने अपनी पहली बीवी को धोखा देकर मेरी बेटी के साथ अफेयर कर लिया था। अब मेरी बेटी को छोड़कर वो इस औरत के साथ अफेयर कर रहा है। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई। देखो, मैंने सोचा भी नहीं था कि वो मेरे साथ ऐसी गद्दारी करेगा। नहीं, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। नेल बहुत गुस्से में होता है दोस्तों। इतने में पैनी आ जाती है, जो नेल की बातें सुनकर मन ही मन हंसती है, क्योंकि यही तो उसकी चाल थी कि इनके बीच दरार पड़े, एंड इसी मकसद से वो जेजे को सपोर्ट कर रही थी। अगले दिन जेजे मेयर की पदवी स्वीकार करने के लिए बिल्कुल तैयार हो रहा होता है। एक तरफ तो नेल को खुशी है कि जेजे मेयर बनने वाला है, लेकिन दूसरी ओर उसे अपनी बेटी की चिंता खाई जाती है कि जेजे किमी को धोखा दे रहा है। एंड तब टीवी पर एक प्रोग्राम आता है जिसमें ली बताता है कि जेजे ने इलेक्शन कमीशन के रूल के खिलाफ इस इलेक्शन में बहुत कुछ किया है। उसने एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को एक मोटी रकम देकर खरीदा और उसे अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। कहकर दोस्तों वो उस ऑडियो रिकॉर्डिंग को प्ले करता है जो उस दिन मोजो ने उस कैंडिडेट से बात करते हुए रिकॉर्ड की थी। ये सुनकर नेल अपना माथा पीटने लगता है कि हे भगवान, इस गधे ने रिश्वत भी दी थी क्या? अब ये मेयर की कुर्सी पर नहीं, जेल के अंदर बैठेगा। मैंने इसको कितना समझाया था, पर नहीं, मेरी सुननी कहाँ थी इसने। और इन बातों से एकदम बेखबर जेजे वहाँ बच्चों से बात कर रहा होता है दोस्तों। तब ली एक गुलदस्ता लेकर आता और कहता है, बधाई हो अंकल जी, अब तो आप मेयर भी बनने वाले हैं। जेजे चौंक जाता है कि ये सबके सामने मुझसे मिलने क्यों आ गया। वो गुलदस्ता लेकर पूछता है कि तुम यहाँ पर करने क्या आए हो? ली कहता है, करने क्या आए हो क्या मतलब, मैं आपको बधाई देने आया हूँ अंकल जी, अब जेल जो जाने वाले हैं। इतने में दोस्तों वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स आकर जेजे को अरेस्ट कर लेते हैं और कहते हैं कि इलेक्शन के रूल्स का अगेंस्ट आपने रिश्वत देकर ये इलेक्शन जीता है। एंड तब ली कहता है कि अंकल जी ये तो सिर्फ ट्रेलर है, मैं पिक्चर तो अब शुरू करने वाला हूँ। जेजे की आंखें शौक के मारे खुली की खुली रह जाती है। पिछले पार्ट के एंड में हमने देखा कि जेजे मेयर इलेक्शन जीत गया है और पदवी की शपथ लेने से पहले टीवी पर उसके सारे इलीगल कामों का एविडेंस दिखाया गया था, पर इस बात से बेखबर वो शपथ लेने भी चला गया था। लेकिन वहाँ पर उसका सामना ली से हुआ जिसने कहा कि तुम जेल जाओगे। बस दोस्तों इतने में पुलिस आकर जेजे को अरेस्ट कर लेती है क्योंकि उसने इलेक्शन कमीशन के रूल्स के अगेंस्ट रिश्वत देकर एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया था। तो इस पार्ट में पुलिस जेजे को अरेस्ट करके लेकर जाती है तो मीडिया वाले उससे सवाल करते हैं कि आप पर लगा हुआ इल्जाम किस हद तक सच है, बताइए। जेजे कहता है, जो भी कोई इस देश की जनता की भलाई करने की कोशिश करता है ना, तो जलन के मारे कुछ लोग उस पर लांछन लगाने की पूरी कोशिश करते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ है, पर मैं खुद को बेगुनाह साबित करके रहूंगा क्योंकि वही सच है। एंड दोस्तों तब जीना आती है जिसको देखकर जेजे चौंक जाता है। जीना कहती है, क्यों मिस्टर जेजे, डर गए क्या? मैं भूत नहीं हूँ, तुमने मुझे मारने की कोशिश जरूर की थी लेकिन मैं बच गई, देखो, और अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। जेजे भी कहता है कि मुझे पता है तुमने और ली ने मिलकर मुझे इसमें फंसाया है। मेरे खिलाफ उठ खड़े होने की हिम्मत सिर्फ तुम में और ली में है, और मेरा पावर क्या है ये मैं जल्द ही बताऊंगा तुम सबको। टीवी पर दोस्तों ये खबर देखकर चेयरमैन की वाइफ कहती है, ये जिना इतना कुछ करेगी मैं सोच भी नहीं सकती थी। नाथन कहता है कि मम्मी ये बहुत ही अच्छा मौका है, जेजे के बिना एंड्रयू कुछ भी नहीं है, इसलिए हम अब उसको आसानी से इस डोडो ग्रुप से निकाल सकते हैं। तभी नाथन का असिस्टेंट कहता है कि एंड्रयू ने कुछ शेयर होल्डर्स की एक सीक्रेट मीटिंग बुलाई है। चेयरमैन की वाइफ कहती है, इससे पहले कि उसकी मीटिंग हो हम एक सीक्रेट मीटिंग बुलाएंगे जिसमें हम एंड्रयू को डोडो ग्रुप से बाहर करने का फैसला लेंगे। वहाँ एंड्रयू शेयर होल्डर्स के लिए वेट कर रहा होता है लेकिन बहुत देर बाद भी कोई नहीं आता दोस्तों, और तब उसका असिस्टेंट आकर बताता है कि चेयरमैन की वाइफ ने उन सारे शेयर होल्डर्स को अपनी अलग मीटिंग में बुला लिया है, इसलिए यहाँ पर कोई नहीं आएगा। और वहाँ मीटिंग में चेयरमैन की वाइफ कहती है कि सुनो, इस कंपनी की चेयरमैन होने के नाते मैं ये कहना चाहती हूँ कि सभी शेयर होल्डर्स की जो मीटिंग होगी उसमें आप सबको मुझे सपोर्ट करना होगा। मेरे पति की एक्चुअली तबीयत बहुत खराब है, वो व्हील चेयर से उठ नहीं सकते, इसलिए उस मीटिंग में आप सबको चाहिए कि एंड्रयू को वोट आउट कर दें, यानी उसे वाइस चेयरमैन की पदवी से हटा दें। नाथन कहता है कि मेरी माँ बिल्कुल ठीक कहती है, उस मीटिंग में मुझे आप सबको सपोर्ट करना है और आगे यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगा। लेकिन दोस्तों कोई शेयर होल्डर अपना मुंह तक नहीं खोलता, और इतने में एंड्रयू आकर पूछता है कि इन लोगों को मैंने बुलाया था लेकिन आप इन्हें यहाँ पर क्यों लेकर आ गई? चेयरमैन की वाइफ दोस्तों उसकी बहुत इंसल्ट करती है कि तुम ठहरे जेजे के हाथ की कठपुतली, जब वो खुद जेल में सड़ने वाला है तो तुम यहाँ पर क्या करोगे? तुम्हारी यहाँ पर कोई जगह नहीं है। दरअसल दोस्तों शेयर होल्डर्स को उम्मीद थी कि एंड्रयू किसी तरह डोडो ग्रुप को तरक्की की राह पर लेकर जाएगा, लेकिन चेयरमैन की वाइफ की बात उसे लगता है कि वो एंड्रयू को कंपनी से बाहर करने वाली है, इसीलिए और कोई रास्ता न पाकर वो नाथन को सपोर्ट करने का फैसला करते हैं। एंड्रयू गुस्से में बाहर आ जाता है। अब यहाँ जेजे को दिखाते हैं जेल में, बेचारा बैठा सोच रहा है कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया किसने। हालांकि उसे ली और जिना पर शक तो है,
लेकिन कंफर्मेशन नहीं है। वो आगे ये भी सोचता है कि अगर उन्होंने ये किया तो उन्होंने किस तरह इस प्लान को अंजाम दिया होगा। एंड वो इन ख्यालों में होता है कि अचानक उसे पैनी की याद आती है। ओह, कहीं उसने मेरे साथ धोखा तो नहीं कर दिया? नहीं, वो ऐसा तो नहीं कर सकती। बस वो अपनी इसी सोच में रहता है। तो इसी बीच बॉडीगार्ड उससे मिलने आता है। उससे फोन लेकर जे अपने ससुर यानी नेल को कॉल करता है, पर वो फोन पर गालियों की बरसात करता है कि तुम्हारी खोपड़ी में अकल है या गोबर भरा हुआ है? एक काम भी ढंग से नहीं कर सकते क्या? चीटिंग करने का टैलेंट नहीं है तो फिर किया क्यों तुमने? जेल में सड़ो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तो खुश हूँ कि मेरी बेटी की जिंदगी से तुम निकल जाओगे अब, और अब मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता ही नहीं है, और ना ही मैं तुम्हारी कोई मदद करने वाला। वहाँ किमी कहती कि पापा ऐसा मत कहिए, और यहाँ जे परेशान हो जाता है। वो बॉडीगार्ड से कहता है कि तुम अब पैनी का पीछा करो, जरूर इस प्लान में वो भी मिली हुई होगी। बॉडीगार्ड कहता है कि मिली भी होगी, मुझे तो शुरू से उस पर शक था, पर आप तो उस पर एकदम फिदा थे ना। खैर, मैं उसे फॉलो करके देख कर बताता हूँ आपको। अब दोस्तों, वो जे के लिए एक बहुत बड़े लॉयर को अरेंज करता है, लेकिन उस लॉयर के बजाय उसका असिस्टेंट आया होता है जो बहुत ही यंग और इनएक्सपीरियंस्ड लगता है। दोस्तों, जे कहता है मुझे तुम्हारे सीनियर से मिलना है, पर वो कहता है आप मुझसे बात कीजिए, मैं जरूर आपकी मदद कर सकता हूँ। जे बताता है कि ये छोटा सा केस है और किसी ने प्लान करके मुझे फंसाने की कोशिश की है। मुझे और उस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को आमने सामने बिठाकर बात करवाओ, तब जाकर तुम्हें सच का पता चलेगा। मैंने अपनी तरफ से उससे मिलने की कभी कोशिश की नहीं थी। तुम चाहो तो मेरे सारे कॉन्टेक्ट डिटेल्स चेक कर सकते हो। दोस्तों, अब उस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को बुलाया जाता है और उसका लॉयर भी होता है जो कि जॉन है। वो जे को चिढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ता, पर जे उस पर ध्यान नहीं देता और कैंडिडेट से पूछता है कि सच बताओ, क्या मैंने तुमसे मिलने की कोशिश की और क्या मैंने तुम्हें जबरदस्ती पैसे देकर अपनी पार्टी में लिया? पर वो कहता है कि अब इन बातों का कोई मतलब नहीं रहता, कम से कम आगे से हमें कोई गलती नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, ये सुनकर जे गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम जिन लोगों के हाँ में हाँ मिला रहे हो ना, उन्हीं लोगों ने मुझे फंसाया है, सच बताऊं तो, और वो लोग तुम्हें भी वक्त आने पर खत्म कर देंगे, इसलिए अभी सच बता दो तो शायद तुम बच सकते हो। लेकिन दोस्तों, इतने में उस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के इंजेक्शन का वक्त हो जाता है। उसे एक्चुअली डायबिटीज है, तो वो मुड़कर इंसुलिन इंजेक्शन लगा लेता है एंड इस बात को जे नोट कर लेता है। वहाँ किमी नेल पर जोर डालती है कि पापा प्लीज जे को छुड़ाने के लिए कुछ कीजिए ना, पर वो कहता है कि उसने मेरी पीठ पीछे न जाने क्या क्या किया है, मैं उसकी कोई मदद नहीं करूंगा, और हाँ, तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा कि तुम उसे डाइवोर्स दे दो। पर पापा, आपने तो कहा था कि वो मेरे लिए परफेक्ट मैच है, अब अचानक आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आप कुछ करें ना करें, लेकिन मैं अपने पति को जरूर बचाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, कहकर वो चली जाती है। दोस्तों, अब जेराल्ड कहता है कि सर, आप किमी को बता क्यों नहीं देते कि जे और पैनी का अफेयर है? नेल कहता है कि मुझे लगता है पैनी जे को फंसाने के इरादे से ही यहाँ पर आई थी, और इसीलिए वो जे के करीब जाने की कोशिश करती रहती थी। एक काम करो, उसका बैकग्राउंड चेक करो और पता लगाओ कि वो असल में किसके लिए काम कर रही है। अगले सीन में आ जाइए दोस्तों। पैनी मोजो से मिलने जा रही होती है, लेकिन एक कार उसका पीछा करने लगती है, तो वो गाड़ी रोक देती है। असल में जे का बॉडीगार्ड उसका पीछा कर रहा था और वो नहीं चाहता कि पैनी उस पर शक करे, इसलिए वो तुरंत आगे निकल जाता है। लेकिन वो जेराल्ड को कॉल करता है कि पैनी को शायद मुझ पर शक हो गया है, इसलिए मैं आगे निकल गया हूँ, पर एक काम करो, तुम उसे फॉलो करना जारी रखना। जेराल्ड भी दोस्तों पैनी को फॉलो करता है एंड इस बात से बेखबर पैनी सीधे जाकर मोजो से मिलती है। मोजो कहता है कि अब तुम्हें जे के घर से निकल जाना चाहिए, बहुत दिन वहाँ पर रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि उन्हें जल्दी तुम पर शक होगा। तुम कहीं दूर चले जाओ जहाँ तुम्हें कोई पहचानता नहीं है। पर पैनी कहती जब तक ये केस खत्म नहीं हो जाता मैं वहीं पर रहूंगी और अपनी सुरक्षा खुद कर लूंगी, किसी को मुझ पर शक नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो। अब दोस्तों, मोजो उसको एक ब्रेसलेट देता है और कहता है इसमें एक ट्रैकिंग डिवाइस है जो तुम्हारी लोकेशन मुझे बताता रहेगा। अगर कभी तुम्हें कोई मुसीबत हो तो इसका बटन दबा देना, मैं तुम्हें बचाने आ जाऊंगा। इन दोनों को बात करते हुए दोस्तों जेराल्ड फोटो ले लेता है एंड वो नेल को कॉल करके बताता है कि आपका शक बिल्कुल सही निकला बॉस, पैनी ही वो खुफिया है जो हमारे बीच रहकर हमारे खिलाफ काम कर रही थी। वहाँ जे जेल में खाना खा रहा होता है, लगता है बाकी लोग भी लंच के लिए चले गए हैं। जे का जो सीनियर लॉयर है वो कैमरा ऑफ करके जे से बात करने जाता है और बताता है मुझे माफ कीजिए, मैं कुछ कर नहीं सकता। जे उस पर चिल्ला जाता है कि ये कहने के लिए मैंने तुम्हें अपना लॉयर बनाया था, हैं? तो मुझे बेल दिलवाओ और मैं कोर्ट में ये साबित करूंगा कि ये सब ली और जिना की चाल थी। एक काम करो, ली और जिना को किसी झूठे केस में फंसाओ, तब जाकर हम प्रूव कर पाएंगे कि उनके एविडेंस भी झूठे हैं। उन पर जल्दी से कोई केस करवा दो, जैसे इलीगल लॉबिंग, इनकम टैक्स रेड, कुछ भी, मतलब तुम कुछ भी करवा दो, लेकिन उनके ऊपर केस करो। अगले ही दिन दोस्तों जिना के ऑफिस में आईटी रेड पड़ जाती है। वहाँ जॉन बैठा होता है जो आईटी ऑफिसर से कहता है कि सर क्या मजाक है, हमने तो अभी कमाना भी शुरू नहीं किया है और आप लोग बताओ रेड करने आ गए। पर दोस्तों वो हर जगह अपनी सर्च शुरू करते हैं। उसके बाद वो ली से मिलने डोडो ग्रुप होटल जाते हैं और कहते हैं कि हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि आप इलीगल लॉबिंग करते हैं, इसलिए पूछताछ के लिए आपको हमारे ऑफिस चलना होगा। एंड ली चुप थोड़ी न रहने वाला था, वो तुरंत अपने पापा को यानी अपने ऑर्गेनाइजेशन के बॉस को कॉल करके कहता है आप चाइना में किसी बड़े आदमी से बात कीजिए और हमें इस प्रॉब्लम से बाहर निकलवाइए।
फिर वो ली को पूछताछ के लिए लेकर जाते हैं तो बीच में जे आ जाता है क्योंकि उसको टेम्पररी बेल मिल गई थी। कुछ दिन बाद कोर्ट में उसका केस चलेगा। वो अकड़कर ली से कहता है कि बेटा तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारा वो पुराना भोला भाला अंकल हूँ जो जेल में पड़ा सड़ जाएगा। अब मैं बहुत पावरफुल बन चुका हूँ, शायद तुम जानते नहीं। इतने में लॉयर के कान में उसका असिस्टेंट कुछ कहता है और वो ली से कहता है सॉरी सर, लगता है ये लोग गलती से आपको पकड़कर पूछताछ के लिए लेकर आ गए। जे चौंक जाता है कि ये क्या कह रहे हो और अब ली अपना डायलॉग शुरू करता है कि इसे कहते हैं असली पावर। तुमने क्या मुझे वो पुराना मासूम और अंधा समझ के रखा हुआ है जो तुम्हारी वजह से जेल गया? ये मेरा नया अवतार है अंकल जी, इस गेम को तो मैं ही जीतूंगा, कहकर वो चला जाता है। दोस्तों जे की चिढ़न दोस्तों नेक्स्ट लेवल पर हो जाती है, लेकिन उसका लॉयर कहता है कि सर चाइना के बहुत पहुंचे हुए आदमी का फोन आया था इसलिए हमें इसे छोड़ना पड़ा, अगर हम इससे पूछताछ करेंगे तो हम पर ही शक होगा। जे को लेने बॉडीगार्ड और पैनी आए होते हैं। पैनी कहती है मुझे माफ कीजिए, मुझे और सावधान रहना चाहिए था। जे कहता है नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, हम दोनों को ही सावधान रहना चाहिए था। फिर दोस्तों वो घर पर आते हैं तो नेल जे को अकेले में ले जाकर कस के चाटा मारता है पहले। एंड जे भी एकदम चौंक कर कहता है कि हाँ आपका गुस्सा जायज है। नील कहते हैं मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि इस इलेक्शन में गलती से भी चीटिंग मत करना, पर तुम नहीं माने ना। एंड अब वो जे को एक कवर देता है जिसके अंदर कुछ फोटोज होते हैं जिनसे साफ साफ पता चलता है दोस्तों कि पैनी मोजो से मिलने गई थी और वही यहाँ की सारी इंफॉर्मेशन मोजो के जरिए ली को दे रही थी। बस अब जे प्लान करता है कि हम पैनी को नहीं बताएंगे कि हमें उसकी असलियत पता चल चुकी है, इसकी बजाय हम जानबूझकर उसे गलत इन्फॉर्मेशन देंगे और वो ली को वही गलत इन्फॉर्मेशन देगी। ऐसा करके वो अनजाने में हमारी मदद कर रही होगी और उसे पता तक नहीं चलेगा। टीवी पर दिखाते हैं कि जे के केस में सच्चाई का पता लगाने के लिए एक स्पेशल लॉयर अपॉइंट किया जाएगा और अगर उसने साबित कर दिया कि वाकई में जे ने इलेक्शन रूल्स के खिलाफ जाकर दूसरे कैंडिडेट को रिश्वत दी तो जे को कड़ी सजा मिलेगी। ये सब कुछ देखकर टीवी पर ली फैसला करता है कि फिलहाल तो नेल जे का साथ दे रहा है, पर अगर हमने किसी तरह जे से नेल का सपोर्ट छीन लिया तो जे को आसानी से गिरा पाएंगे। दोस्तों वो नेल के साथ मीटिंग करता है और कहता है जे गलती पे गलती किए जा रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप उसका साथ ना दें। अगर आपने मेरा कहा माना तो अगले प्रेसिडेंट इलेक्शन में मेरा पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा और मेरी पहुंच कितनी ऊंची है ये तो अब तक आप जान ही गए होंगे। वैसे दोस्तों एक तरफ तो नेल प्रेसिडेंट की पदवी के नाम से ललचा जाता है, लेकिन फिर भी कहता है कि तुम कुछ भी कह लो मैं जे का साथ नहीं छोड़ सकता, मैं हमेशा उसी को सपोर्ट करूंगा। कोई बात नहीं, आगे आपकी मर्जी सर, ये कहकर ली और मोजो बाहर निकल जाते हैं। मोजो पूछता है क्या तुमने जो कहा वो सच था? अगर नेल तुम्हारी बात मान जाता है तो क्या तुम प्रेसिडेंट इलेक्शन में उसको सपोर्ट करोगे? ली हंसता है कि मैंने तो यूं ही कह दिया, ऐसे हरामखोर और रिश्वतखोर लोगों के हाथ में अगर इस देश की जिम्मेदारी सौंपेंगे तो सोचो पूरे मुल्क को डुबा कर रहेंगे ये लोग। यहाँ से सीधे प्रेस मीट को दिखाते हैं जहाँ नेल जे के सपोर्ट में कहता है कि चाहे कितने भी झूठे एविडेंस पेश किया जाए लेकिन मेरा दामाद जे उन सब से निकल कर आएगा और तब उसका असली और सच्चा रूप आपको दिखेगा कि वो कितना अच्छा इंसान है। दूसरी ओर दोस्तों सरकार की तरफ से एक लॉयर को सिलेक्ट किया जाता है जिसका अब तक कोई खराब रिकॉर्ड नहीं है और जो ईमानदार भी है। वैसे उस लॉयर को जे के केस को कोर्ट में पेश करना है जिससे पता चलेगा कि उस पर इल्जाम सही है या फिर गलत, और उस काम के लिए सरकार जिना को चुनती है। दोस्तों है ना इंटरेस्टिंग? तो यहाँ जे बार में पैनी के साथ ड्रिंक कर रहा होता है। वो बताता है कि वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जेल में है और मैंने उसे वहीं मरवाने का फैसला किया है। पैनी चौंक कर पूछती है तो ये कैसे कर पाएंगे आप, वो भी जेल के अंदर? जे कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है बहुत बढ़िया। एक्चुअली वो इंसुलिन का इंजेक्शन लेता है, इसलिए अगर हम उसके इंजेक्शन में जहर मिला दें तो इंजेक्शन लेते ही वो मर जाएगा। दोस्तों देखा आपने, इस तरह वो पैनी को जानबूझकर अपना प्लान बताता है क्योंकि वो जानता है कि पैनी सीधे जाकर मोजो को ये बात बताएगी तो पैनी भी मोजो को बता देती है। तो वो कहता है कि अगर उसने ऐसा कर दिया तो वो और फंस जाएगा, ये तो अपने आप में उसके खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस बन जाएगा, फिर हम आसानी से प्रूव कर पाएंगे कि वो कितना बड़ा क्रिमिनल है। दोस्तों इसके बाद वो ये बात ली को भी बताता है और वो इसी के इर्द गिर्द अपना अगला प्लान बनाते हैं। जिना ली से दूर रहने की कोशिश करती है और उसे अवॉइड करने लगती है, लेकिन दोनों को जे से बदला जो लेना है और इसलिए ना चाहते हुए भी दोनों को साथ में काम करना पड़ रहा है। अब जिना ना ली को सच बताना तो चाहती है क्योंकि वो उससे बहुत प्यार जो करती है, लेकिन क्योंकि मोजो ने उसको मना किया था कि तुम्हारी यादें ली की जान ले सकती है, इसलिए वो ली को दोस्तों अवॉइड करती है। एंड ये बात भी ली नोटिस कर लेता है और आखिरकार सीधे सीधे पूछ लेता है कि तुम मुझे इस तरह अवॉइड क्यों करती हो, तुम्हारे उस बॉयफ्रेंड एंड्रू की वजह से क्या? जिना कहती नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, पर तुम मेरी पर्सनल बातों में दखल ना दो तो अच्छा ही रहेगा।
ली कहता है देखो मुझे तुम्हारे पर्सनल मामलों में इंटरेस्ट तो है नहीं, सच कह दूं, पर हाँ हम दोनों का मकसद एक है, जेजे को मिटाना। इसलिए मैं तुम्हारे साथ ज्यादा वक्त बिताना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ मिलकर जेजे के खिलाफ प्लान बनाकर। क्योंकि तुम हंसती हो तो मुझे भी खुशी होती है, पर मैं इसकी वजह नहीं जानता। तो अगर तुम मुझे अवॉइड नहीं कर रही तो आज रात मेरे साथ डिनर करोगी क्या? जिना की समझ में नहीं आता कि वो क्या कहे, क्योंकि ये बहुत ही ऐसी बात हो गई कि वो ना तो कह नहीं सकती। वो मोजो को एक नजर में देखती है कि अब क्या करो, एंड वो भी इशारे से समझाता है कि ठीक है जा लो, लेकिन हाँ इस बात का ध्यान रखना कि उसे तुम्हारे बारे में कुछ पता ना चले। चले दोस्तों, अगले सीन में ली और जिना रेस्टोरेंट में बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर सिंडी आ जाती है, जो ली और जिना को साथ देखकर जलकर पूरी तरह राख हो जाती है। वो तुरंत एंड्रयू को कॉल करके कहती है जिना तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना, तुमने उसे किसी के साथ ऐसे कैसे भेज दिया? यहाँ तुम्हें पता है ली और जिना हंस कर बातें कर रहे हैं, तुम आकर जिना को लेकर जाओ। पर दोस्तों एंड्रयू कहता है कि देखो मुझे पता है वो दोनों जेजे के केस के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे, तुम बेकार में मेरा सर मत खाओ, रखो फोन, कहकर वो कॉल ही काट देता है। पर सिंडी नहीं मानती और उनके टेबल के पास जाकर ली से कहती है सुनो मुझे तुमसे इंपॉर्टेंट बिजनेस की बात करनी है, अभी उससे कहो अभी यहाँ से निकल जाए। जिना तुरंत उठ जाती है और कहती है हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। अब ये कहकर वो चले जाती है। ली उसको रोकने के लिए उठता है, लेकिन सिंडी उसको रोक कर कह देती है अरे चलो ना हम दोनों करते हैं डिनर। दूसरी ओर दोस्तों जेजे बॉडीगार्ड को बताता है बहनी ने मोजो को बता दिया होगा कि मैं इंजेक्शन के जरिए उस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को जहर देकर मारने वाला हूँ, पर उन्हें इस तरह गुमराह करके मैं दूसरे ही ढंग से हमला करने वाला हूँ। अगले सीन में पैनी बाहर जा रही होती है तो नेल कहता है मुझे हॉस्पिटल पहुंचा दोगी क्या? वो कहती है ठीक है सर, मैं लेके चलती हूँ, कहकर वो नेल को कार में लेकर जाती है। पर दोस्तों नेल उसे एक हॉस्पिटल का नाम बताता है जो बहुत दूर है। पैनी पूछती है कि घर के पास का कोई अच्छा हॉस्पिटल क्यों नहीं देख लेते आप, इतनी दूर आने की क्या जरूरत है? नेल कहता है एक्चुअली वो एक स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जहाँ का ट्रीटमेंट कहीं और नहीं मिलता। आखिर वो उस हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, वहाँ लोग भी बहुत कम होते हैं दोस्तों। नेल कहता है कि यहाँ सिर्फ वही लोग आते हैं जिन्हें रेयर डिजीज होते हैं, जो बहुत बीमार होते हैं मतलब। पैनी पूछती है कि ऐसे किस पेशेंट से मिलने आए हैं आप? नेल कहता है कि वो पेशेंट तुम हो, तुम्हारी तबीयत बहुत खराब जो होने वाली है। दोस्तों ये सुनकर पैनी को एहसास हो जाता है कि वो पकड़ी गई, उसकी असलियत अब इनको पता चल चुकी है। इतने में जेराल्ड और उसके कुछ आदमी पैनी को पकड़कर कमरे के अंदर खींच कर लेकर जाते हैं। असल में नेल को डर है कि पैनी कोर्ट में जेजे के खिलाफ कोई गवाही न दे दे, इसलिए उसने पैनी को पकड़कर यहाँ पर बंद करवाने का प्लान किया। वो उसे बेड के साथ बांध कर रखते हैं। नेल उसको एक फॉर्म दिखाता है जिस पर जबरदस्ती उसका फिंगरप्रिंट लिया गया था। नेल कहता है कि इसमें लिखा है कि तुम्हें बहुत ही खतरनाक बीमारी है और इसलिए तुम कहीं बाहर नहीं जा सकती और ना ही कोर्ट में जेजे के खिलाफ गवाही दे सकती हो। पैनी पूछती है क्या आप लोग मुझे जान से मारने वाले हैं? नेल कहता है कि ये तुमने क्या पूछ लिया, मैं जेजे जैसा जल्लाद थोड़ी ना हूँ जो तुम्हारी जान लूंगा, पर हाँ तुम इस कमरे के बाहर कदम नहीं रख पाओगी। ये कहकर वो चला जाता है। पैनी दोस्तों चिल्लाती है, बड़बड़ाती है, वहाँ से निकलने की कोशिश करती है पर वो हिल भी नहीं पाती। दूसरी ओर जेल में बीमार कैदियों को उनके मेडिसिन दिए जाते हैं और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी अपना इंजेक्शन लेने आता है, लेकिन तभी पीछे से कैदी कोई मेडिसिन निकालता है एंड गार्ड्स उसको तुरंत पकड़ लेते हैं कि यही जेजे का आदमी होगा जो कैंडिडेट को मारने के लिए जहर वाला इंजेक्शन लेकर आया है। तो ग्रे भी मोजो को ये बात बता देता है और मोजो ली से कहता है कि जेल में जो जेजे का आदमी आने वाला था ना वो पकड़ा गया है, तो अगर हमने साबित कर दिया कि उस इंजेक्शन में जहर मिला है तो फिर जेजे पूरी तरह फंस जाएगा। दूसरी ओर दोस्तों जेजे को पता चलता है तो वो बड़ा खुश होता है कि उसने जिस आदमी को सेट किया था वो प्लान के मुताबिक पकड़ा गया एंड अब वो तैयार होकर कोर्ट जाता है जहाँ मुकदमा चलने वाला है। मीडिया वाले उससे सवाल करते हैं कि आप इस केस में खुद को बेगुनाह साबित कर पाएंगे क्या? बिल्कुल करूंगा, क्योंकि मुझ पर झूठा इल्जाम जो लगाया गया है, शायद आज भी कोई झूठा इल्जाम लगा दे मेरे ऊपर, लेकिन मैं झूठ से नहीं डरता क्योंकि मेरे पास सच की शक्ति है। पर ये सारी चीजें कर कौन रहा है? आपको किस पर शक है? इतने में दोस्तों ली और जिना की टीम वहाँ पर आ जाती है तो जेजे उनकी ओर इशारा करता है। मीडिया वाले तो ली की तरफ भागते हैं। ली कहता है कि कुछ देर में कोर्ट में हम सारा एविडेंस पेश करने वाले हैं, तब पता चलेगा कि जेजे का असली रंग क्या है। जेजे को दिखाते हैं दोस्तों जो स्माइल करता है कि गेम में यहाँ ट्विस्ट आ गया है बच्चा।